अभी हम लोग कनेक्टेड हैं, राइट। और भी लोग को लिंक भेज दीजिए, जो लोग उस टाइम पे ज्वाइन करने का ट्राई कर रहे थे, नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, तो उनको भी लिंक सेंड कर दीजिए प्लीज, है ना, सो दैट दे कैन आल्सो ज्वाइन द लिंक। और एक थोड़ा सा मुझे लगा कि काफी गैप हो गया था इधर, और हम लोग उधर रेगुलर काफी डिस्कशन कर रहे थे, उसका काफी एडवांटेज भी मिल रहा होगा आई थिंक। तो इसको रीस्टार्ट करते हैं फिर से एक बार, राइट। और अ, आज किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि हम लोग कुछ जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से करें, तो ये भी एक अच्छा सुझाव था उनका, राइट। तो एनीवेज, करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगेन इट इज अ फ्रेश स्टार्ट। और चीज़ें थोड़ा सा बीच में मेरे फिटनेस की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उसकी वजह से स्पेशली क्या है ना कि मैं थोड़ा डेंटिस्ट से कुछ, हाँ, या कुछ डेंटिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, डेंटल प्रॉब्लम थी, तो इसलिए थोड़ा मुझे बोलने में ही दिक्कत हो रही थी, मैं उतना एम्फेसिस के साथ बोल नहीं पा रहा था, राइट। तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा नाउ इट इज गुड, तो वी आर अगेन बैक टू। और आई थिंक अभी भी कुछ क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। कुछ सिग्नल रिसीव होने में अगर दिक्कत हो रही है तो वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि ओबीएस में स्पीड का कुछ इशू आता है, राइट। तो अभी जो भी लोग हैं वो लोग जुड़े रहें, हम लोग इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, है ना, ताकि हम लोग इसको और बेटर तरीके से, यस, थोड़ा क्लैरिटी का जो इशू है। तो आई थिंक जो भी लोग को ज्वाइन करना था वो आ गए हैं। हम्म। तो ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक भेजी हुई है। तो यस, तो आज हम लोग थोड़े से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, करीब 15-20 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रखे हैं, क्योंकि कुछ डिमांड थी कुछ स्टूडेंट्स की कि हम लोग एनवायरनमेंट इकोलॉजी डिस्कस करें, राइट। और आपको पता है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं किसी एक सेक्शन से, तो दैट इज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। सभी सेक्शन पे भारी है, मतलब इकोनॉमी थोड़ा सा उसको टक्कर देती है। इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं काफी, अराउंड 14-15, कई बार 17 तक, और लगभग इतने ही क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, निकेत से रिलेटेड है। अब निकेत जो कॉन्सेप्ट है, राइट, निकेत या निश, एक इसके लिए दूसरा वर्ड है, दिस इज निश। दूसरा वर्ड जो निस है, निस का या निकेत का, निस इज अ इंग्लिश टर्म, है ना, ये एक इंग्लिश टर्म है, राइट। तो जो निकेत या निस टर्म है, इसके ऊपर यूपीएससी ने मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। हम्म। तो मैं लिख देता हूँ इसको, इंग्लिश टर्म भी इसका लिख देता हूँ, NICHE। ये वर्ड आपको लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है, क्योंकि निकेत तो थोड़ा सा वैसा बहुत ही टेक्निकल वर्ड है ना। तो इकोलॉजी में क्या होता है कि कोई भी प्रजाति है, कोई भी स्पीसीज है, उसका एक पर्टिकुलर निश होता है, एक एक निश में एक प्रजाति रहती है, ठीक है।
तो उसी के संबंध में ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि एक निकेत एक पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की अनूठी कार्यात्मक भूमिका या जगह है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन है दैट इज कार्यात्मक भूमिका, यानी कि जो उसका फंक्शनल रोल है किसी भी प्रजाति का एक पर्टिकुलर इकोलॉजी में या एक इकोलॉजिकल सिस्टम में जो उसका फंक्शनल रोल है ना, जो उसका फंक्शनल रोल है, राइट, वही फंक्शनल रोल उसका क्या है? यस। तो वो उसका फंक्शनल रोल ही उसके निस को बताता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ दैट स्पीसीज इन दैट पर्टिकुलर इकोलॉजिकल सेटअप। दो प्रजातियों में एक समान समरूप निकेत हो सकता है। कैसा है कि दो प्रजातियों का एक नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। एक पर्टिकुलर प्रजाति का एक पर्टिकुलर निश या निकेत होता है। कभी भी दो प्रजातियां एक निश को शेयर करती ही नहीं है, राइट। कभी भी दो प्रजातियां एक, ये हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि एक पर्टिकुलर प्रजाति ही एक निश में रहेगी। जैसे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, ठीक उसी तरीके से एक निश में, एक निकेत में, निकेत को आप ऐसे समझिए कि जैसे दीवार पे एक आप आला बना देते हैं, है ना। आला कभी देखा है? गांव के जो लोग हैं वो जानते होंगे। उस पे दीपक दिया वगैरह पहले रखते थे पुराने समय में, अभी भी गांव में जाएंगे तो ऐसे बने हुए मिल जाएंगे। तो इसको मतलब वैसे बातचीत के जो टर्म है उसमें निकेत को बोल सकते हैं आला, है ना, आला, निश। तो उस एक पर्टिकुलर चीज एक छोटी, इतना छोटा सा होता है निश, इतने छोटा एक कॉन्सेप्ट है कि उसमें एक प्रजाति ही समाहित हो सकती है, ठीक है। दो प्रजातियां हैं तो उनके दो अलग अलग निश होंगे, राइट। तो एक निश को कोई भी दो प्रजातियां शेयर नहीं करती हैं कभी। एक निश में एक प्रजाति ही रह सकती है, दैट इज क्लियर। तो जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है कि दो प्रजातियों में एक समान समरूप निकेत हो सकता है, दैट इज रॉन्ग। तापमान, भूमि का आकार, भूमि ढलान, आर्द्रता किसी भी प्रजाति के लिए भौतिक और रासायनिक निकेत है, ठीक है। ये काफी कुछ समझ में आता है। तो कौन सा सही है? आई थिंक सी शुड बी द राइट आंसर। यस, केवल एक और तीन, है ना। क्योंकि दो तो इनकरेक्ट है, मैंने दो बता दिया कि कोई भी दो प्रजातियां एक निश या एक, निश को आप सामान्य भाषा में एक स्थान समझ लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर एक स्पीसीज एक स्थान में रहती है और उस स्थान विशेष में वही प्रजाति रहेगी। अगर कोई दूसरी प्रजाति है तो उसके लिए एक दूसरा निश क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो निश एक प्रजाति के लिए एक निश या एक निकेत है। तो दो प्रजातियां एक, जैसे दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती हैं, वैसे ही दो प्रजातियां एक निश को शेयर नहीं कर सकती, ठीक है, एट एनी कॉस्ट, राइट। तो यहाँ पर डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन है। मैंने पहले भी बोला है कि जितने भी टेस्ट हैं उनको बाद में जा करके, क्योंकि अभी क्या है ना कि मैं समझा सकता हूँ लेकिन डिटेल में ये एक एक वर्ड बाय वर्ड में नहीं पढ़ सकता, राइट। तो ये वर्ड बाय वर्ड पढ़ना जरूरी है। तो वो आप कब करेंगे? जब ये क्लास खत्म होने के बाद यूट्यूब में अवेलेबल है, वहां पर जाइए, इसको डिटेल से पढ़िए, एक एक एक्सप्लेनेशन। इसीलिए इसीलिए इतना डिटेल में। तो निकेत के ऐसे प्रकार लिखे हुए हैं इसमें कि पर्यावास निकेत या हैबिटेट निश, ये क्या होता है? जहां कोई प्रजाति रहती है। खाद्य निकेत, वो क्या खाता है पीता है। प्रजनन, वो कैसे और कब प्रजनन करता है ना, कौन सा टाइम होता है जब वो प्रजनन के लिए तैयार होता है, ठीक है। भौतिक और रासायनिक, वो किस प्रकार के तापमान, भूमि का आकार, भूमि ढलान, वहां पे नमी इत्यादि जो भी भौतिक उसकी आवश्यकता है पर्टिकुलर किसी भी प्रजाति की, तो वो सारे निकेत के अलग अलग प्रकार हैं, राइट। तो निकेत के प्रकार क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है। अगर आप राइट, अगर आप रियली मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना, अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद, अभी तो समझिए केवल, जब आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी किसी भी लेवल का पूछ ले, वो आपका गलत नहीं हो सकता है कभी भी। बस ये है कि आप इसको धैर्य के साथ एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। अब डाफला हिल्स, मिसमी हिल्स, पटकाई बूम। मैंने एक मेरी क्लास पढ़ी हुई है, यूट्यूब में ही पढ़ी हुई है। उसमें हिमालय पर्वत के बारे में है। तो हिमालय पर्वत के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो
उसमें हिमालय की जितने भी श्रृंखलाएं हैं छोटी छोटी, जो उसकी पर्वत मालाएं हैं, जो चोटियां हैं, वो सारा पढ़िए, ठीक है ना, सारी पहाड़ियां। तो ये खास तौर पे हिमालय और उसके क्षेत्र में स्थित ये पहाड़ियां हैं। तो अका, दाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, ये मैंने बताई थी इसमें, उसमें जब आप जाके उसको देखेंगे उसमें 5 पहाड़ियां मैंने बताई। ये 5 इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। अका, दाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। मतलब अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो जहां से अरुणाचल शुरू होता है तो सबसे पश्चिम में है अका, फिर है दाफला, जो दाफला हिल्स लिखा हुआ है, देन मिरी है, फिर अबोर है, फिर मिस्मी है, राइट। और पटकाई बूम, पटकाई बूम भी एक पहाड़ी है, लेकिन वो वहां पर नहीं है, क्लियरली पूरी तरह से अरुणाचल में नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे उत्तर में तो आपको मैंने बताया मिरी, है ना, अबोर और मिश्मी। हम्म। अका, डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, तो यानी कि मिश्मी सबसे जो पूर्व में है। आपको पता है कि अरुणाचल ऐसे उठता हुआ चला जाता है उत्तर में। तो यानी कि वो उत्तर में भी, सबसे उत्तर में भी हुई है एक तरीके से। मिसमी से ज्यादा उत्तर में कोई नहीं है इसमें, क्योंकि अरुणाचल आपको पता है कि जो अका है, डाफला है, अरुणाचल का ये थोड़ा सा दक्षिणी हिस्सा है ना। और जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो वो और उत्तर की ओर वो बढ़ता जाता है। ऐसा करके नक्शा है, जो आप अरुणाचल का नक्शा देखेंगे तो अरुणाचल का जो पश्चिमी हिस्सा है वो थोड़ा सा उत्तर में है, और जो पूर्वी हिस्सा है वो थोड़ा सा, सॉरी, पश्चिमी हिस्सा थोड़ा सा दक्षिण में है, और पूर्वी हिस्सा थोड़ा सा उत्तर में है। तो अब उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो सबसे पूर्वी पहाड़ी, यानी कि अबोर और मिसमी, तो मिसमी सबसे उत्तरी पहाड़ी होगी, राइट। तो इसका जो सही क्रम है, मैंने कि बी और सी में से कोई होगा, है ना। अब एलिमिनेशन से हम लोग जानते हैं, एलिमिनेशन से फिर वन आपको पता है कि फिर वो मतलब उसका लोकेशन आ जाएगा, सॉरी, टू फिर दफला आ जाएगा, और पटकाई बूम काफी साउथ में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट है। इसको जाकर के आपको एटलस में देखना है कि किस तरीके से ये तीनों पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है, राइट। लिगो डिटेक्टर, जो लिगो डिटेक्टर है वो क्या है ना, ये बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहा है, लिगो डिटेक्टर, राइट। तो इसको देख सकते हैं, लिगो डिटेक्टर को देख सकते हैं। और लिगो डिटेक्टर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये कहाँ पर है, किस टाइप की चीज है, इसके बारे में, जैसे इस टाइप के जो टर्म होते हैं ना, वो आपको जानने होते हैं, राइट। और जो, यस, एक सेकंड, आप अपने कुछ जो भी आपके कुछ सहपाठी हैं उनको भेज दीजिए लिंक। आई थिंक अभी कुछ लोग लिंक के लिए मुझे पर्सनल ऐसे लिख रहे हैं, भेजा नहीं है शायद अभी तक, राइट। तो मैं एक सेकंड में जरा, हम्म, यस, 1 सेकंड। हम्म। तो लिगी, यस, सॉरी, लिगो, लिगो डिटेक्टर, उसके बारे में ये क्वेश्चन है, राइट। तो ये गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है जो पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित है, क्या ऐसा है? और जो लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशन वगैरह जो भी चीजें मैं डालता हूँ मिल जाए, राइट। तो वो लोग सब्सक्राइब कर दें, और अभी जो चल रहा है अपना लाइव उसको लाइक कर दें। कुछ लोग कमेंट भी लिख सकते हैं कि आ, कैसा लग रहा है आपको, काफी टाइम बाद हम लोग फिर से रिकनेक्ट हुए हैं। और मैं जनवरी से ये प्रोसेस अपनी बहुत रिगोरस तरीके से मैं चला दूंगा, ठीक है। मतलब 1 जनवरी के बाद से आप देखोगे, मतलब थोड़ा सा 1-2 दिन ईयर का शुरुआत का थोड़ा सा न्यू ईयर एंजॉय कर लेना। इसके बाद ये समझ लो कि जो मंथ में 30 दिन होते हैं, 30 में से कम 20 दिन इस तरह का लाइव डिस्कशन होगा। तो आप सोचो कि जनवरी से लेके हम लोग अप्रैल तक करीब करीब 80 इस टाइप के हम लोग टेस्ट डिस्कस कर चुके होंगे, जिसमें से करीब 10 कंप्लीट हो ही गए हैं।
तो मतलब हम लोग तब तक करीब करीब 100 टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे जब आपका प्रीलिम्स आएगा, ठीक है। तो 100 टेस्ट का मतलब है हर टेस्ट में हम अराउंड 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि 100 टेस्ट में करीब करीब 2000 क्वेश्चन हो गए। 2000 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 100 क्वेश्चन वाली 20 टेस्ट की टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। इतना हम लोग इतना बढ़िया हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका प्रीलिम्स में, राइट। तो यह एक गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी, जो पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित है। इसका उपयोग गहरी जगह से विद्युत चुंबकीय तरंगों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या आंसर है इसका। डी, ना तो एक और ना ही दो, है ना, दोनों ही गलत है। अब लिगो क्या है? लिगो दुनिया की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है और इंजीनियरिंग का चमत्कार है, यह भूमि आधारित वेधशाला है, न कि अंतरिक्ष आधारित। देखिए यूपीएससी भी आपको ऐसे ही फंसाता है। इसमें क्या लिखा होता है स्टेटमेंट पे कि जो पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित है, यानी कि स्टेटमेंट पे कहा जा रहा है कि ये एक तरीके की लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि अंतरिक्ष में स्थापित, लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित वेधशाला है, जबकि यही गलत है। गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला तो है, लेकिन ये पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित नहीं है, बल्कि जमीन में है, मतलब यहाँ पर है ऊपर अंतरिक्ष में, निम्न कक्षा में लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं स्थापित है, बल्कि ये एक भूमि आधारित वेधशाला है। और ये इसमें इसके बारे में फिर पूरा डिटेल है, इसमें क्या क्या है, कौन कौन से इसमें टेक्नोलॉजिकल वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, राइट। और ये क्या करती है, इसका क्या उद्देश्य है, तो ये सारा डिटेल से आपको पढ़ना है, राइट। ये आपका थोड़ा सा एक तरह से होमवर्क है, इसको आप बाद में जाके अच्छे से पढ़ेंगे। और डीप स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पता लगाने के लिए इसका यूज, तो ये इसका क्या यूज है, ठीक है, ये आपको डिटेल से पढ़ना है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है, लिगो डिटेक्टर, है ना, क्योंकि जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं ना यूपीएससी में, वो सारे करंट, कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो भी न्यूज में चीजें आती हैं, जैसे लिगो डिटेक्टर काफी समय से न्यूज में चल रहा है, और यूपीएससी का क्या खास बात क्या है कि पिछले 1 साल का करंट नहीं पूछता है, बल्कि पिछले 2 से ढाई साल के करंट में जो भी चीजें लगातार न्यूज में होती हैं या बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, उन पे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। यूपीएससी का कुछ बना हुआ नहीं है कि पिछले 6 महीने का पूछेगा कि 1 साल का पूछेगा, वो 2 ढाई साल तक का भी पूछता है। मतलब आप देखोगे आउट ऑफ 20 अराउंड जो क्वेश्चन होते हैं करंट के, 20 20 25, उनमें से करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो 1 साल से भी पुराने होते हैं, ठीक है। वेटलैंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेटलैंड या आर्द्र भूमि के बारे में। नॉर्मल हम लोग टर्म में इसको, वेटलैंड को हम लोग बोलते हैं जैसे कि कोई झील हो। आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड, झील का कोई प्रदेश हो, ठीक है, झील का कोई क्षेत्र हो, तालाब हो, तो वो सारे वेटलैंड में, राइट। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो जेनेवा सम्मेलन आर्द्र भूमि के क्षरण की वैश्विक चिंताओं को संबोधित करता है। वेटलैंड प्राकृतिक अपशिष्ट शोधन प्रणालियों के रूप में काम करते हैं, मतलब कि जो भी अपशिष्ट है, जो भी कूड़ा करकट या गंदगी है, उसको वो शोधन करते हैं उसका, तो ये बिल्कुल सही है। वेटलैंड का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना। कोई भी जो झील वगैरह, इसीलिए झील तालाब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, होने चाहिए। अब अधिकतर क्या हो रहा है कि शहरों में, आसपास के क्षेत्रों में, गाँव में भी ये झील तालाब खत्म होते जा रहे हैं। उनके ऊपर मिट्टी विट्टी कूड़ा उड़ा डाल करके वहां पे पता लगा बिल्डिंग बना दिया, या उस पे इंक्रोच कर लिया। कई बार कुछ माफिया टाइप के लोग होते हैं, वो झील झील तालाबों को इंक्रोच करके उसको अपने तरीके से यूज करते हैं, तो ठीक है। ये जलवायु परिवर्तन का प्रतिरोध करने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है। दलदल, कच्छ कच्छ और जल संपृक्त भूमि आर्द्र भूमियों के उदाहरण है। तो ये तीन तो एकदम करेक्ट है, तो उसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए एलिमिनेशन मेथड से कि पहला वाला ही सही नहीं है। जेनेवा सम्मेलन आर्द्र भूमि के क्षरण की संबंधित जेनेवा सम्मेलन नहीं है। आपको पता होगा कि रामसर सम्मेलन है, जो रामसर है ना, वो आर्द्र भूमि से संबंधित है, जहां तक मुझे जानकारी है। तो जेनेवा सम्मेलन तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो लास्ट में देखिए, ये एक्सप्लेनेशन में लिखा भी हुआ है कि रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि आर्द्र भूमियों से संबंधित है। तो वो पहला वाला स्टेटमेंट ही रॉन्ग था, राइट। तो इसी तरीके से आपको इसी तरीके से एलिमिनेशन से कुछ आंसर सही करने होंगे, अलग अलग तरीके होंगे जिनसे आप पकड़ेंगे आंसर को, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होगा
कि कौन सा कारक भारत में के विदेशी मुद्रा मुद्रा भंडार में वृद्धि का कारण बनेगा? राइट। कौन सा कारक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का कारण बनेगा? अब विदेशी मुद्रा भंडार ये बहुत ही हॉट टॉपिक है इकोनॉमी में। इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। जो भारत का, चूंकि हमेशा न्यूज में रहता है ना कि भारत का फॉरेक्स जो है इतना हो गया, फॉरेक्स रिजर्व, है ना, फॉरेन एक्सचेंज इतना हो गया, तो उसके वृद्धि के कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो रुपए का अवमूल्यन, कच्चे कील के तेल की कीमतों में गिरावट, सोने के मूल्य में वृद्धि या आयात में गिरावट। आपको पता है रुपए का मूल्यन से क्या होता है? जब भी हम रुपये का डिप्रिसिएशन करते हैं, आपको पता है हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, ठीक है, इंपोर्ट्स कम होते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब ही है कि विदेशी मुद्रा में भंडार में वृद्धि होगी। एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो आपको डॉलर मिलेगा, है ना, आप कोई चीज एक्सपोर्ट करेंगे डॉलर मिलेगा। तो ये तो पहला वाला तो करेक्ट है, पहला वाला जिस भी ऑप्शन में होगा वो करेक्ट है, ठीक है। यानी कि जिसमें पहला ना हो उसको आप हटा सकते हैं, यानी कि सी तो आपका खत्म हो गया। इसमें केवल 2 3 4 लिखा हुआ है ना। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, सीधी सी बात है, कच्चा तेल आपको आयात करना पड़ता है, हमेशा हम लोग आयात करते हैं, उसकी कीमतों में गिरावट होगी तो हमारे डॉलर कम लगेंगे, तो विदेशी मुद्रा में एक तरह विदेशी मुद्रा हमारा बचेगी, तो वो भी एक तरह से वृद्धि है। तो पहला और दूसरा, ये दो पकड़ लिया आपने। अब देखो किस किस ऑप्शन में पहला और दूसरा है ना। अब ए, पहला दूसरा ए में है और डी में है। अब आपको ये देखना है केवल कि तीन का क्या है। सोने के मूल्य में वृद्धि, आयात में गिरावट, है ना। अब ये तो कॉमन है एक और तीन में। सोने के मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोने के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो उससे क्या आपके विदेशी मुद्रा भंडार में कोई फर्क पड़ता है? इसको थोड़ा सा देखना है कि इससे क्या होगा। अब इसमें 1 सेकंड, सोने के मूल्य में वृद्धि से विदेशी मुद्रा भंडार के मूल्यांकन में वृद्धि होगी, राइट। क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार के पूरे मतलब उसके जो पोर्टफोलियो है उसमें कहीं ना कहीं सोना भी शामिल है ना। तो अगर उसके मूल्य में वृद्धि होगी तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के मूल्यांकन में वृद्धि होगी, तो कथन तीन भी सही है, राइट। तो इस तरीके से, अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज है कि रुपए के मूल्य ह्रास का विदेशी मुद्रा भंडार पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार रुपए में अंकित नहीं है, ये ऐसा बोले हैं। बट मैं इस एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा असंतुष्ट हूँ। बाकी आप लोग भी पढ़िएगा इसको, है ना, थोड़ा सा इसको एनालाइज कीजिएगा कि क्या ये एक्सप्लेनेशन राइट है। मैं थोड़ा सा असंतुष्ट हूँ, इसे मुझे एक बार फिर से देखना होगा। क्योंकि रुपए में अवमूल्यन करने से एक्चुअली क्या होता है कि जब रुपये का डिप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तो जाहिर सी बात है आपके पास ज्यादा ज्यादा आपके पास डॉलर आएगा। जब डॉलर आएगा ज्यादा तो विदेशी मुद्रा भंडार तो आपका बढ़ेगा, ठीक है। वो मुझे उतना, ये पहला वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो उतना मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है, कई बार हो जाता है मिस्टेक से, हो सकता है कि जिसने एक्सप्लेनेशन बनाया हो वो उसको सीधे कनेक्ट नहीं कर पाया हो, ठीक है। तो मैं पहले वाले से अभी थोड़ा सा असंतुष्ट हूँ। आप लोग भी देखिएगा, पढ़िएगा, थोड़ा यही सब डिस्कशन का फायदा होता है, ठीक है, राइट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और 1 सेकेंड, मिशन इनोवेशन, ये जैसे कुछ योजनाएं हैं, कुछ मिशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके बारे में या इंटरनेशनल लेवल पे भी उनके बारे में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो मिशन इनोवेशन किस निकाय की एक पहल है? ब्रिक्स की है, G20, यूरोपियन यूनियन या यूनेस्को? ठीक है, राइट आंसर इज यूरोपियन यूनियन। मिशन इनोवेशन क्या है, इसमें क्या, इसकी क्या उद्देश्य है, ये सारा आपको पढ़ना होगा, तो वो थोड़ा सा डिटेल में इसमें लिखा हुआ है, पढ़ना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मिशन इनोवेशन खासतौर पे कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज से संबंधित है, जो हमारा एक तरीके से जो हमारा क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में मदद करता है, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है उनको अचीव करने में मदद करता है, राइट। तो 1 सेकेंड, हम्म, पारिस्थितिक अनुक्रम, पारिस्थितिक अनुक्रम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन,
इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? एक्चुअली बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है सारे के सारे, जो जो एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। सबसे खास बात कि ये कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इससे आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो और भी चार क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, राइट। तो प्राथमिक अनुक्रम द्वितीयक अनुक्रम से अधिक गतिशील होता है। अनुक्रम यानी कि सक्सेशन अग्रगामी समुदाय द्वारा शुरू किया जाता है। चरम समुदाय अनुक्रम के अंतिम चरण में आते हैं। अनुक्रम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के समुदायों की जगह लेता है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यही नहीं पता कि पारिस्थितिक अनुक्रम क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा मैं सरल भाषा में समझा दूं कि जैसे कोई ज्वालामुखी, कहीं पर कोई ज्वालामुखी फटा, राइट, और एक नई जमीन तैयार हो गई लावा से। लावा फिर कुछ दिन में ठंडा होगा, एक नई जमीन तैयार हो गई। अभी तक वो जमीन एकदम नई है, ठीक है। अब वहां पर कहीं से बीज आएंगे उड़ के, वो वहां पर स्थापित हो जाएंगे। फिर उनसे कुछ छोटे छोटे काई या तो जम जाएगी नमी से, फिर उससे लाइकेन बनेंगे, फिर कोई कोई पौधे उगाएंगे, घास उगाएगी, फिर उस पे कोई दूसरे कीट पतंग आ जाएंगे, फिर उनको खाने वाले उनके ऊपर के जीव आ जाएंगे, और बड़े जानवर आ जाएंगे, और धीरे धीरे करके मतलब वहां पे जीवों की और वनस्पतियों की उच्च स्तर की प्रजातियां वहां पर डेवलप होने लगेंगी। तो ये एक समय के साथ वहां पर जो चेंज होता है उस पूरी पारिस्थितिकी में, उसी को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक अनुक्रम, है ना। कोई भी नई लैंड तैयार हुई, नई भी भूमि, उस पे फिर किस तरीके से निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक की वनस्पतियां वहां पर डेवलप होती हैं, इवॉल्व होती हैं, और उसी तरीके से निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के जीव जंतु, है ना, और उसके ऊपर के पशु, वो सारे इवॉल्व होते हैं धीरे धीरे समय के साथ। उसी को बोलते हैं पारिस्थितिक अनुक्रम। तो ये प्राथमिक अनुक्रम द्वितीयक अनुक्रम से अधिक गतिशील होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राथमिक अनुक्रम मतलब कि जो वहां पे शुरुआती शुरुआती दौर में जो अनुक्रम बना, जो सक्सेशन बना जीवों का या वनस्पतियों का, वो ज्यादा गतिशील होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अनुक्रम अग्रगामी समुदाय द्वारा शुरू किया जाता है, बिल्कुल पाइनियर स्पीसीज जो भी वहां की होगी, शुरुआत में कोई घास, छोटा मोटा बीज, है ना, जो भी उससे जो बनने वाला पौधा है या छोटा मोटा कोई जीव, वो अग्रगामी समुदाय है, वही पाइनियर स्पीसीज है। और उसी से फिर चरम समुदाय जो बिल्कुल हाईएस्ट स्पीसीज वहां पर अंतिम चरण में आते हैं, जो सी वाला स्टेटमेंट है। अनुक्रम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के समुदायों की जगह लेता है, बिल्कुल वही वही उसी को हम पारिस्थितिक अनुक्रम कहते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप डिटेल से इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है इसका, राइट। तो फिर जीन थेरेपी पे क्वेश्चन है। जीन थेरेपी ये साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, और इस पे क्वेश्चन यूपीएससी हर मतलब कभी ना कभी पूछता ही रहता है इस पे क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। तो जीन थेरेपी क्या है? अब जब इसका आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना, तो जीन थेरेपी से रिलेटेड और भी दो चार क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, राइट। जीन थेरेपी विधियों का एक संग्रह है जो एक बच्चे भ्रूण में निदान किए गए जीन दोष के सुधार की अनुमति देता है, ठीक है। यस यस, मैं सभी लोगों से गुड इवनिंग नहीं कर पाया, ठीक है। सभी लोगों को गुड इवनिंग एक साथ, ठीक है। तो हम लोग काफी दिन बाद हम लोग कनेक्ट हुए हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी था कि यार आज बहुत दिन बाद हम लोग हम्म, फिर से एक बार मिल रहे हैं, और ये हम लोग अब धीरे धीरे करके इसको और इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि और ज्यादा हम लोग रेगुलर तरीके से ये करें। इससे आई थिंक फायदा तो हो ही रहा होगा। बाकी सारे लोग अपना अपना कमेंट लिख के बताएं कि इस एक्सरसाइज से, ये जो डिस्कशन वाला हम लोग कर रहे हैं, इससे आप लोग को फायदा हो रहा है लगातार। आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताएं। तो जीन थेरेपी विधियों का एक संग्रह है जो एक बच्चे या भ्रूण में निदान किए गए जीन दोष के सुधार की अनुमति देता है, यानी कि जीन से रिलेटेड जो डिफेक्ट है उनको सही करता है। तो जीन थेरेपी से ही समझ में आ रहा है कि हाँ, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही होना चाहिए, ठीक है। यह हुआ परिघटना है जिसमें वांछित विशेषताओं वाले एक विदेशी जीन को लक्षित जानवर के जीनोम में पेश, मतलब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, पेश किया जाता है, मतलब। तो जहां तक है कि मतलब पहला वाला तो राइट है, बट सेकंड, हाँ, सेकंड इज इनकरेक्ट। क्योंकि सेकंड वाले को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यह कृत्रिम विधि है जिसमें डीएनए का समायोजन होता है, इसमें ये होता है ट्रांसजेनिक्स। हाँ, वो जो लिखा हुआ है ना जीन थेरेपी, इसमें ये वर्ड है
ट्रांसजेनिक्स। ट्रांसजेनिक्स वह परिघटना है, ट्रांसजेनिक्स वह परिघटना है जिसमें वांछित विशेषताओं वाले एक विदेशी जीन को लक्षित जानवर के जीनोम में प्रवेश कराया जाता है और पेश किए गए विदेशी जीन को ट्रांसजीन के रूप में जाना जाता है। वो जीन थेरेपी नहीं है एक्चुअली। उस घटना, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, उसके लिए सही सुटेबल टर्म क्या है? ट्रांसजेनिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब दिक्कत क्या है कि, हाँ, देखो अंकिता मिश्रा ने कुछ लिखा है कि सर क्या रूपी डिवेल्यूएशन का इंपोर्ट्स पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज देन डॉलर्स भी डिसम्बैलेंस होगा रूपी के अगेंस्ट। हाँ, जैसे इन्होंने लिखा है तो कि रूपी का जब डिवेल्यूएशन होता है तो हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। और एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाते हैं। एक्सपोर्ट्स तो बढ़ जाते हैं, राइट? एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। हाँ, ठीक है, ये इन्होंने बहुत अच्छा लॉजिक लगाया है कि रूपी का जब डिवेल्यूएशन होगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, यानी कि जो डॉलर हम लोग लेके आएंगे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि एक्चुअली विदेशी मुद्रा भंडार को हम डॉलर के टर्म में हम लोग शो करते हैं। तो रूपी के डिवेल्यूएशन से होगा क्या कि अगर मान लो पहले एक डॉलर का 70 रुपए था, डिवेल्यूएशन का मतलब हो गया अब एक डॉलर का 72 रुपया मिलेगा, है ना? 75 रुपया मिलेगा, 72 रुपया मिलेगा। तो रुपए के टर्म में तो वो बढ़ गया, बट डॉलर तो एक डॉलर ही है ना? और जब हम इंपोर्ट करने जाएंगे तो हमें अब ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा क्योंकि हमारे रुपए का डिवेल्यूएशन हो गया है। तो बल्कि एक्सपोर्ट बढ़ने से ज्यादा कोई हमें फायदा तो नहीं होगा, लेकिन रूपी रूपी डिवेल्यूएशन के कारण जब हम कोई चीज इंपोर्ट करने जाएंगे तो हमें ज्यादा डॉलर देने होंगे, तो वो हमें हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार को और बल्कि कम ही कर रहा होगा, एक तरीके से बढ़ाने में तो कोई उसका सहयोग नहीं होगा, राइट? तो इसकी वजह से आपका जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो हो जाता है ठीक। ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन इज राइट, है ना? एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं है ना? तो हमारे यहाँ है कि एक्सप्लेनेशन में कोई कोई डाउट क्रिएट नहीं कर सकता है, कोई इसमें उंगली नहीं उठा सकता है। तो ये अंकित अंकित या अंकिता मिश्रा, जो भी मुझे समझ में आ रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से समझाया है। आई थिंक ही आर शी, जो भी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना, कि चूंकि उसमें शायद किसी बॉय की वो इमेज लगी हुई है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। कोई नहीं, तो जो भी है मिश्रा जी हैं जो भी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो उनको इकोनॉमी की अच्छी समझ है, इसका मतलब, राइट? उनका कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, अब जैसे उन्होंने लिखा है तो मैं भी इस पे, मैंने दोबारा से इस पे नजर डाली कि हाँ, इस तरीके से रूपी डिवेल्युएशन से विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि तो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, यानी कि हमको ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, तो हमारे बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार और कम भी हो सकता है उससे। ठीक है, तो इसीलिए वो एक्सप्लेनेशन, दैट एक्सप्लेनेशन वाज राइट, है ना? वो, अरे यार, सारे एक्सपीरियंस लोग टीम में हैं, जो लोग बनाते हैं एक्सप्लेनेशन, तो गलत तो नहीं बना सकते। हाँ, एक बार फिर भी देखना बनता है हर चीज के ऊपर, है ना? आयोग के भी आंसर आते हैं तो उनको भी हम लोग रीचेक करते हैं, ऐसा नहीं है। आंख बंद करके तो किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। हर चीज को पहले थोड़ा सा एनालाइज करके, सोच करके ही सही मानेंगे। ठीक है, यही थोड़ा इंटेलिजेंट होने का मतलब होता है इसका, है ना? हाँ, अनिमा यादव लिख रही है कि सर बहुत बेनिफिट है इस डिस्कशन से, थैंक यू, थैंक यू। अब विकास द्विवेदी लिख रहे हैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। यार, पीडीएफ के आप लोग क्यों पीछे पड़ जाते हो? कहाँ पर आपको प्रिंट करा के वो करना है यार? आपको, मतलब पीडीएफ क्या करोगे? आप खुद पढ़ोगे? ऐसे आप जाओगे, एक बार जा करके आप यूट्यूब में आप 10 बार जाओ ना, क्या दिक्कत है? जाओ उस पर्टिकुलर, उसको फिर सुनो, जो मैं एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ उसको भी सुनो, तो 10 चीजें और क्लियर होंगी। पीडीएफ आपके पास तमाम सारे पड़े हुए हैं, धूल खा रहे हैं, उन्हीं को आप कहाँ पढ़ रहे हो जो आप इसको निकाल करके पीडीएफ पढ़ लोगे? मैं तो बोलूंगा कि आप यार जा करके उसको देखो, है ना? जितने बार देख सको आप देखो, थोड़ा सा वॉच टाइम भी बढ़ेगा उससे। मुझे भी कुछ हेल्प करो। मुझे नहीं कोई हेल्प करना चाहते हो आप, एक्चुअली सारा आप हेल्प खुद को ही करना चाहते हो, है ना? आपको इतना टाइम दे रहा हूं मैं, कुछ तो हेल्प करो यार, है ना? मैं तो कह गया कि थक गया कि यार देखो थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ाओ, बट नो बडी इज इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग मी, है ना? कोई भी मुझे हेल्प करने को तैयार नहीं है। सारा कुछ आपको चाहिए, आप देना कुछ नहीं चाहते हो। मतलब बुरा लगेगा, बट जो है, जो मुझे दिखता है, जो एटीट्यूड दिखता है, वो मोस्टली यही है। एनीवेज, कोई बात नहीं।
कभी कभी खबरों में रहने वाली जुको घाटी, जुको वैली किस क्षेत्र में स्थित है? ये जो जुको वैली है काफी पॉपुलर है, फेमस है। जो लोग टूरिज्म वगैरह के लिए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पर घूमने जाते हैं, है ना। तो इस टाइप की जो जगहें होती हैं, ये यूपीएससी जो टूरिज्म से रिलेटेड प्लेसेस हैं उनको जरूर पूछता है, ठीक है। तो ये नागालैंड और मणिपुर राज्य की सीमा पर स्थित एक घाटी है, और ये काफी सुंदर घाटी है, सुंदर वैली है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकती है यूपीएससी के लिए। जुको वैली कहाँ पर है? नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर में, राइट। प्रजातियों की उत्पत्ति सिद्धांत, अब फिर एक इकोलॉजी से ही क्वेश्चन आ गया कि प्रजातियों की उत्पत्ति सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रजातियों की उत्पत्ति से रिलेटेड, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, जिसपे चार्ल्स डार्विन ने काम किया था। जनसंख्या की स्थिरता प्राकृतिक चयन के गौण उत्पाद के रूप में उभर सकती है, जो जीवन इतिहास के उन लक्षणों का पक्ष ले जिसका जनसंख्या के गतिशील व्यवहार को सीधे प्रभावित करने वाले अन्य लक्षणों के साथ लेन देन हो। एक पारिस्थितिकी में बसी हुई जनसंख्या का उच्च संतानोत्पत्ति दर से निम्न संतानोत्पत्ति दर तक एक रूपांतरण एक अस्थिर जनसंख्या की स्थिति को जन्म देगी। और हाल ही में एक भारतीय शोध कार्य पहला प्रयोगात्मक सत्यापन बन गया जिसने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को चुनौती दी। कितनी बड़ी बात है। मतलब कि किसी इंडियन रिसर्च में डार्विन के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को चुनौती दी गई है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको एक बार डिटेल से इसको पढ़िएगा, और मैं तो बोलूंगा इंग्लिश में यार पढ़ लेना इसका एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा मुझे हिंदी में तो बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा है, मतलब इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, है ना। बिल्कुल, शायद इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो थोड़ा इसको पढ़िएगा इंग्लिश वाला एक्सप्लेनेशन, तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ए इज द राइट आंसर, है ना। जो भी है कि क्या है, क्या रिसर्च है, इंडियन रिसर्च ने क्या उसको चैलेंज किया है, उस पे क्या लिखा है। हम्म और अच्छा, शुभम या कुछ लिख रहे हैं, शुभम सिद्धार्थ, कैन इग्नियस रॉक चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक डायरेक्टली विदाउट सेडिमेंटिंग? बिल्कुल, बिल्कुल। सेडिमेंट्री में उसको बदलने की जरूरत नहीं है। यस, डायरेक्टली। इग्नियस रॉक में जब बहुत ज्यादा इमेंस प्रेशर और इमेंस टेम्परेचर के चलते उसका सीधे सीधे मेटामॉर्फिज्म किसी दूसरे मेटामॉर्फिक रॉक में हो सकता है। जरूरत नहीं है कि वो पहले सेडिमेंट्री रॉक बने, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इग्नियस रॉक सीधे सीधे मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकती है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और होती है, ठीक है। शेल स्लेट बन जाता है, स्लेट सीस्ट बन जाता है ना। तो कोई जरूरत नहीं है, मतलब वो, और जरूरी नहीं है कि सेल स्लेट और स्लेट से होकर के ही सिस्ट बने, ठीक है। उसमें इमेंस, बहुत ज्यादा इमेंस प्रेशर और टेम्परेचर होगा, सीधे सीधे सिस्ट बन सकता है। कोई, मतलब ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं, राइट। सेल जो है सीधे बन सकता है, स्लेट स्लेट बनता है ना, सिस्ट बनता है ना। तो क्या दिक्कत है उसमें? ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सेल स्लेट बन जाता है, और एक मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फ स्लेट खुद में एक मेटामॉर्फिक रॉक है, और वो फिर आगे फर्दर दूसरे टाइप की मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, सीस्ट बन जाता है। और शेल से स्लेट बनता है ना, तो डायरेक्ट ही तो बन रहा है, बीच में कौन सी सेडिमेंट्री रॉक बन रही है? हम्म सीधे ही सीधे मेटामॉर्फिज्म हो रहा है ना। तो एक मतलब ऐसे ही तमाम सारे एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज होता रहता है, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है कि बीच में कोई दूसरा रॉक का आना अनिवार्य हो, है ना, कंपलसरी रॉक टाइप का आना, राइट। शहरी क्षेत्रों में उर्वरकों जैसे एजेंटों के उपयोग के कारण पानी में फास्फोरस का उच्च स्तर हो सकता है। पानी में अतिरिक्त फास्फोरस का संभावित नकारात्मक प्रभाव क्या है? मृत क्षेत्रों का विकास, ये जो तीसरा वाला जो है ना, जो डेड जोन्स का विकास, ये इसका संभावित नकारात्मक प्रभाव है, पानी में अतिरिक्त फास्फोरस का, ठीक है। बस अगर फास्फोरस की अधिकता हो जाती है, डिटेल से इसको पढ़िएगा, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सी स्थितियां हैं जिनमें तरलता जाल हो सकता है। तरलता जाल क्या होता है? लिक्विडिटी ट्रैप। ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। तो व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिक्विडिटी ट्रैप क्या है।
ठीक है, व्हाट इज लिक्विड, शायद आपने पहली बार, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पहली बार ये वर्ड ही सुना होगा, है ना। और जबकि जो लोग जिन लोगों का इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होगा, आई थिंक उनको तो पता ही होगा लिक्विडिटी ट्रैप। जेम्स कीन्स का, जिन्होंने कीन्स के थ्योरी, कीन्स के बारे में पढ़ा होगा, हम्म, कि क्या होता है लिक्विडिटी ट्रैप। जब नामी नॉमिनल ब्याज दर शून्य हो, जब अर्थव्यवस्था सुस्त और आर्थिक मंदी में हो, जब मौद्रिक नीति अप्रभावी हो। तीसरा वाला तो एकदम राइट है। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब यही होता है कि जब मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाए, ठीक है, तो उस समय फिस्कल पॉलिसी को के रोल प्ले करने से ही स्थितियां सुधरती हैं, है ना। ऐसा अमेरिका की मंदी के टाइम पे हुआ था। तो सेकंड वाला भी सही होना चाहिए, है ना। टू और थ्री तो एकदम राइट होना चाहिए। टू थ्री राइट हो गया तो और कोई ऑप्शन है बचता है? यस, डी, वन, वन इज ऑल्सो राइट, है ना। तो तरलता जाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्याज दरें कम होती हैं और बचत दरें अधिक होती हैं। इसमें मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। अब तरलता जाल का मतलब क्या है कि कितना भी आप ब्याज दर नीचे कर दो, तब भी लोग अपने, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, टू टेक लोन्स, टू इन्वेस्ट। आप कितना भी ब्याज दरें कम कर दो, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी एक तरीके से जो कैपिटल को लेके लगाने वाले हैं किसी भी विशेष बिजनेस में, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो इतनी लो है। उनको पता है कि हम जो भी हम कम से 1% का भी ब्याज दर चल रहा है, तो उनको उनको इतना भरोसा नहीं है। इकोनॉमी चूंकि मंदी की अवस्था में है ना, इकोनॉमी मंदी की अवस्था में होती है तभी ऐसी सिचुएशन होती है। उनको ये भी है कि 1% का लोन भी हम क्यों दें, 1% का हम इंटरेस्ट भी क्यों दें, क्योंकि उनको ये भी पक्का नहीं है कि 1% का भी रिटर्न आएगा इससे, इतना भी प्रॉफिट हो पाएगा, क्योंकि इकोनॉमी इतने मंदी वाली स्थिति में है। तो तरलता जाल की जब स्थिति आ जाती है, लिक्विडिटी ट्रैप, मतलब कि people are more interested to have their money in liquid form. They are not interested to invest the money. वो अपने पास रखना चाहते हैं, तरल रूप में रखना चाहते हैं। उसको कहीं कैपिटल के रूप में कोई कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कोई मशीन नहीं खरीदना चाहते, कहीं पर कुछ कोई नया उद्योग नहीं लगाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति बहुत ही खराब होती है, बहुत ही खराब सिचुएशन होती है। ऐसी स्थिति में अच्छा, मौद्रिक नीति क्या करती है? मौद्रिक नीति का तो यही रोल है ना कि ब्याज दरें कम कर दो ताकि लोग इन्वेस्टमेंट कर, लोग लोन लेने लगे, इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन जब स्थिति इतनी खराब हुई इकोनॉमी की कि लोग कम से कम ब्याज दर में भी दे आर नॉट रेडी टू लीव देयर मनी, है ना, वो ज्यादा इंटरेस्टेड है मनी को अपने पास ही रखने में। है ना, मतलब जो भी मनी उनके पास है वो उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और लोन लेना तो दूर की बात है, वो मतलब जो मनी उनके पास है वो भी नहीं लगाना चाहते हैं। तो उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये होता है कि फिर फिस्कल पॉलिसी का, राजकोषीय नीति का सहारा लेकर के, मतलब गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है और गवर्नमेंट को तमाम सारे प्रोजेक्ट में खुद इन्वेस्ट करना पड़ता है, सो दैट इकोनॉमी कैन कम बैक टू ट्रैक, है ना, वो दोबारा से पटरी पर आ सके, राइट। तो इसको डिटेल से पढ़ना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जब नामिक ब्याज दर शून्य हो, मतलब जब जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है ना वो बिल्कुल जीरो हो, लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कीन्स से इसको जोड़ के जरूर पढ़िएगा, जॉर्ज बेनार्ड कीन्स। जब अमेरिका की आर्थिक मंदी आई थी, आपको पता है 1930s की, तो उस समय कीन्स की जो सिद्धांत थे, मतलब जो उसके पहले के इकोनॉमिस्ट थे, दे आर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, है ना, उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का दर्जा दिया जाता है। तो जो नए इकोनॉमिस्ट हैं, है ना, उनमें फिर कीन्स और कीन्सियन इकोनॉमिक्स, मतलब उसके बाद की जो इकोनॉमिक्स है वो तरीके से नवीन अवधारणा है अर्थशास्त्र की। मतलब जिसने जो पहले एक सिद्धांत था कि सप्लाई, मतलब डिमांड की कोई कमी नहीं है। पहले ये मतलब माना, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो मानते थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब कि अगर सप्लाई होगी डिमांड तो क्रिएट हो ही जाएगी, ठीक है। जबकि आर्थिक मंदी के दौरान ये देखा गया कि यार सप्लाई से कुछ नहीं होता है, अगर पीपल आर नॉट डिमांडिंग एट ऑल, मतलब अगर मांग की कमी हो गई ना इकोनॉमी में, तो अब सप्लाई खुद में एक मांग क्रिएट कर देगी। ये जो तर्क था क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, ये एकदम रॉन्ग साबित हुआ। तभी आर्थिक मंदी आई थी ना। तभी अमेरिका अमेरिका की आर्थिक मंदी का इतिहास भी पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को। वो आपको इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करेगा। और जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है, आपको ध्यान है, आपने अगर कभी मेंस का सिलेबस देखा हो, ठीक है,
तो वर्ल्ड हिस्ट्री के पोर्शन में भी वो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो आर्थिक मंदी है वो उसके सिलेबस का पार्ट है। उसको जरूर पढ़िए कि वो क्यों आई थी, फिर उसको कैसे सॉल्व किया गया था, जे एम कीन्स का क्या रोल था उस टाइम पे। ठीक है। कौन सा भूजल के अत्यधिक दोहन के संभावित परिणाम है या है? धाराओं और झीलों के में पानी की कमी, भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर का आप अत्यधिक दोहन करेंगे तो उसके क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं? धाराओं और झीलों में पानी की कमी, पानी की लवणता में वृद्धि, भू अवतलन, कुएं का सूखना। कुएं का सूखना तो सीधा साधा उसका एक रिजल्ट है ही, वो तो पता ही है आपको, राइट। कुएं का सूखना तो एक सीधा रिजल्ट है। तो चौथा वाला तो आई थिंक बिल्कुल ही आपको समझ में आ रहा होगा कि चौथा वाला एकदम ही ठीक है। यस, वन सेकेंड। हम्म तो धाराओं और झीलों में पानी की कमी, झीलों में पानी की कमी हो सकती है, भूजल ग्राउंड वाटर के दोहन से, पानी की लवणता में वृद्धि बिल्कुल सही है, भू अवतलन डी, है ना, 1 2 3 4 सारे चारों ही सही है ना। धाराओं और झीलों में पानी की कमी, कुओं का सूखना है तो होगा ही, भूजल और इससे लवणता भी बढ़ेगी, भू अवतलन आमतौर पर तब होगा जब भूजल का अनियोजित तरीके से मतलब उसकी वाटर की माइनिंग होगी। ठीक है। तो ये सारे ही सारा इसके सारे रिजल्ट हो सकते हैं। लैंड सब्सिडेंस मतलब वो होता है मतलब कि जैसे आप नीचे का पानी का दोहन करते हो ना, अचानक से वो जमीन धंस सकती है, दैट इज कॉल्ड लैंड सब्सिडेंस। आप पानी, आप जमीन को रोके हुए है ना, पानी आप नीचे का निकाल लोगे तो जमीन वहां की धंस सकती है। ठीक है, तो ये भी उसका एक रिजल्ट हो सकता है, राइट, एक कॉन्सिक्वेंस, एक परिणाम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम अपने कुछ ये भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, रोबो सॉफ्लेवोनाइड है ना, पोडोकॉरेंटॉन, पता नहीं क्या क्या अणुओं से के संबंध में। तो ये वो अणु है जो प्रतिरक्षा को यानी कि जो आपकी नहीं जो प्रतिरक्षा प्रणाली है जो बॉडी की, उसको बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये तपेदिक और चिकनगुनिया के सभी रोगों में लाभकारी है। इन्हें पौधों के साथ साथ सिंथेटिक तरीके से भी निकाला जा सकता है। ये कुछ न्यूज में आए होंगे पिछले 1 2 साल में, तभी ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए। मैं इसको ज्यादा डिस्कस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत, वैसे मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, फिर भी देख लीजिएगा एक बार। हम्म थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट है। भारत में स्टार्टअप के संबंध में भी तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र वाला देश है। मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम है जो भारत में, वो थर्ड मोस्ट डेवलप्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम है। एक इकाई को उसके निगमन की तिथि से 10 वर्ष तक स्टार्टअप माना जाता है। मतलब जब उसको निगमित किया जाता है, इनकॉर्पोरेशन उसका किया जाता है, उससे अगले 10 वर्ष तक स्टार्टअप ही माना जाता है। स्टार्टअप के रूप में पात्र होने के लिए एक इकाई का कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप स्टार्टअप स्टार्टअप खूब सुनते होंगे आजकल, हर चीज स्टार्टअप है, हर आदमी स्टार्टअप लेके आ रहा है। लेकिन आपको जब यही नहीं पता कि व्हाट इज स्टार्टअप, स्टार्टअप के लिए क्राइटेरिया क्या है, स्टार्टअप से फायदा क्या हो सकता है, कोई अपनी कंपनी बनाए और उसको स्टार्टअप बनाए, तो उसको स्टार्टअप कराने के लिए वो पात्र कब होगा, मतलब व्हाट इज द क्राइटेरिया अबाउट ए स्टार्टअप, तो ये तो जानना सबसे जरूरी है ना। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछता है, चारों तरफ हवा बनी रहती है, सुनता सब कोई रहता है, जानता उसके बारे में कुछ नहीं है, वहीं से क्वेश्चन उठता है। ठीक है। तो इसको जानिए, 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है। स्टार्टअप के लिए यही है, एन एंटिटी इज कंसीडर्ड ए स्टार्टअप अप टू 10 years फ्रॉम इट्स डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 10 साल तक वो माना जाएगा। टू बी एलिजिबल एज ए स्टार्टअप एन एंटिटीज टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड, मतलब अगर कोई भी एंटिटी का टर्नओवर 100 करोड़ को क्रॉस कर गया, मतलब एनुअल टर्नओवर उसका 100 करोड़ क्रॉस कर गया, तो देन इट इज नॉट ए स्टार्टअप, तब वो स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है। शुरुआत में हो सकता है, शुरुआत के 1 2 साल तक वो 100 करोड़, 2 साल 3 साल 4 साल तक, 10 साल तक भी, अगर 100 करोड़ के नीचे तक जब भी है तो 10 सालों तक उसको स्टार्टअप की। अब जैसे आपका बायजूस है, ठीक है, अब क्या बायजूस एक स्टार्टअप की कैटेगरी में अब नहीं है, है ना, जब वो शुरू हुआ था तब था। हम्म अब आपका पीडब्ल्यू है जैसे फिजिक्स वाला, जब शुरू हुआ था तब था, अब वो नहीं है, अब वो 8,000 करोड़ का उसका हो गया टर्नओवर, तो अब क्यों स्टार्टअप है? स्टार्टअप का लिमिट है 100 करोड़ तक की, लिमिट जब तक रहेगी एनुअल टर्नओवर की तभी तक वो स्टार्टअप कंसीडर होगा, है ना। फिर वो भारत की स्टार्टअप पॉलिसी के जो भी लाभ है, जो भी बेनिफिट्स है, फिर उसको नहीं मिलेंगे उस उद्योग। ठीक है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा स्टार्टअप से रिलेटेड। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैव विविधता
से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मापन के संबंध में, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मेजर करने के संबंध में है। पारिस्थितिक समुदाय परिदृश्य या क्षेत्र में प्रतिनिधित्व विभिन्न प्रजातियों की संख्या को प्रजाति समृद्धि के रूप में जाना जाता है, और प्रजाति समरूपता किसी दिए गए स्थान पर प्रजातियों के अनुपात को मापती है। तो पारिस्थितिक समुदाय क्या होता है, ये जानना है, और प्रजाति समरूपता है ये जानना है ना। दो टर्म आए हैं इसमें, दोनों ही सही है। तो जैव विविधता का मापन करने का प्रजाति की समृद्धि एक पारिस्थितिक समुदाय परिक्षेत्र परिदृश्य या क्षेत्र में प्रतिनिधित्व की जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या है, और प्रजाति समरूपता किसी दिए गए स्थान पर प्रजातियों की अनुपात को मापता है, राइट। मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही थे। डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी है क्या है? ठीक है, रक्त के थक्के के कारण शरीर पर प्रभाव। अब इसको तो पता नहीं, कुछ न्यूज में आया होगा, ठीक है, टीम ने बनाया होगा क्वेश्चन, देख लीजिएगा एक बार क्या मतलब है इसका। साइंस से रिलेटेड है, साइंस के क्वेश्चन बहुत अजीब से आते हैं यूपीएससी में, इसलिए आपको अजीब क्वेश्चन पढ़ने भी पड़ेंगे, ठीक है। वो जो ट्रेडिशनल साइंस के क्वेश्चन है यूपीएससी में तो नहीं आते वो, कम से कम।